कुलदीप सारस्वत केरू वाले प्लीज आ जाएं मंच पर। एनआरआई राजेश ओझा जी प्लीज आप भी आ जाएं, और सुधीर सारस्वत आप तीनों प्लीज मंच पर आ जाएं। कुलदीप सारस्वत केरू, राजेश ओझा एनआरआई और सुधीर सारस्वत। मित्रों, शाम ढल आई है, ठंड थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन ये ठंड का एहसास आपको इतना नहीं होता है जितना किसी और को होता है। तो कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी जलती धूप में जलकर देख लेना, और कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, ये कभी सरहद पे चलकर देख लेना, कभी सरहद पे चलकर देख लेना। इन्फैक्ट्री में 40 वर्षों की जबरदस्त सेवाएं 1963 में कमीशन हुए, 1965 और 71 में इंडो पाक ऑपरेशन के साथ बड़े ऑपरेशन में साहसिक योगदान दिया। विशेष सेवा मेडल, सेना मेडल प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्रीयता आपके रोम रोम में बसी है। मैं निवेदन कर रहा हूं, कुलदीप सारस्वत आप बख्शी साहब को साफा पहनाएं। माला के लिए राजेश जी ओझा और श्रीफल सुधीर सारस्वत। ये देखिए शान, एक शान अलग होती है फौजी की। चेहरे का जो ग्लो होता है, चेहरे की जो चमक होती है, सरहद की मिट्टी इसमें शामिल होती है, स्वाभिमान इसमें शामिल होता है। अब मैं चाहता हूं जोरदार तालियां हो जाए बख्शी सर के लिए, और बड़े ही विनम्र भाव से निवेदन, अपने उद्बोधन से हमें राष्ट्रीय भाव से भरे हैं। सर्वप्रथम मैं जोधपुर की इस पवित्र पावन वीर भूमि को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहूंगा, और आप सबको जो मेरे सरस्वत समाज के भाई बहन यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन। आप भगवान परशुराम की संतान हैं, आप अलग हैं। कोई दूसरी कोई भी कम्युनिटी आपको शैडो तक नहीं पा सकती जितना कि आपने करके दिखाया है। तो हम हैं कौन, हमारा वजूद क्या है, हमारी पहचान क्या है, हम कहां से आए, हम सरस्वत क्यों कहलाते हैं, ये सब चीजें हमें धरोहर के तौर पर अपने बच्चों को बताना बहुत ही अनिवार्य है। आज मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगा हमारा उद्गम स्थान, हमारा ओरिजिन, उसको ट्रेस करने का। मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाई है, खासकर हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो अपना ओरिजिन, अपना उद्गम समझ सकें, क्योंकि आपकी पहचान आपके उद्गम स्तोत्रों से आती है। आज मैं बात करूंगा उस पवित्र, पावन, सलीला सरस्वती की, जिसे वेदों में कहा जाता है देवीत्तमा, देवियों में सबसे उत्तम देवी सरस्वती, अनुत्तमा, माताओं में सबसे उत्तम मां सरस्वती, ठीक है, नदीत्तमा, नदियों में सबसे उत्तम नदी सरस्वती। हम सरस्वत इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारा जन्म, क्योंकि हमारा जो उद्गम स्तोत्र है वो वही सरस्वती नदी के किनारे था। ये देखिए, ये जो आसमानी रंग में आप सरस्वती नदी देख रहे हैं, जिसपे घग्गर लिखा है, घग्गर हाकरा अलाइनमेंट, और उसके ऊपर जो गाढ़े नीले रंग में है वो है सतलज
और इंदस यानी सिंधु नदी। तो ये जो सरस्वती नदी थी, आज से कोई 3900 साल पहले ये 4600 किलोमीटर लंबी नदी, ये मानसरोवर झील तिब्बत में, वहां से उदय होकर ये रण ऑफ कच्छ समुद्र तक बहती थी, हिमालय से समुद्र तक। क्या आप जानते हैं इसका पाठ कितना चौड़ा था? 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा पाठ था। इतनी महान नदी थी ये, यानी ब्रह्मपुत्र से बड़ी आपकी सलीला पवित्र नदी सरस्वती, जो हम आर्यों का उद्गम स्तोत्र माना जाता है। हम सब ने इंदस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना है, हम सब ने सिंधु सभ्यता का नाम सुना है, लेकिन असली में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नाम गलत नाम दिया गया है। असली में ये सिंधु सरस्वती सभ्यता थी, सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। ये क्रेडल था हमारी आर्य जो है सभ्यता का। जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, जो हम सिंधु सिविलाइजेशन कहते हैं, असली में वो सरस्वती सभ्यता थी, जिसका नाम गलत नाम दिया गया है, गलत प्रचार किया गया है, गलत इतिहास प्रचलित किया गया है, जानबूझकर हमारे जो है हमें तोड़ने के लिए गलत इतिहास लिखा गया है। ये इतिहास जो अंग्रेज लिख गए, जो मैक्स मुलर लिख गया, अरे वो सच नहीं है साहब। बहुत कम देश हैं जिनका इतिहास और लिख के जाते हैं। जापान का इतिहास अंग्रेज नहीं लिखते, रूस का इतिहास अंग्रेज नहीं लिखते। ये हमारे देश में ही प्रथा चली आ रही है कि जो अंग्रेज लिख गए इतिहास, बस वही रहेगा, वही आज तक चला आ रहा है। आजादी के 75 साल हो गए हैं, आप अपनी इतिहास की पुस्तकें बदल नहीं पाए। लेकिन अब समय आ गया है ये इतिहास को सही करने का। इसीलिए मैंने कहा कि अंधेरे को मत कोसो, एक दीप प्रज्वलित करो। अंधेरे को मत कोसो, एक दिया जलाओ, अपने आप रोशनी फैलेगी। एक दिए से हजारों दीपक जलेंगे, हजारों दीप प्रज्वलित होंगे, और तमसो मां ज्योतिर्गम्य, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे। क्या आर्य बाहर से आए, जैसे कि मैक्स मुलर ने कहा है, जैसे कि मॉर्टाइमर व्हीलर ने कहा? क्या आर्य बाहर सेंट्रल एशिया से यहां आए, या यहां से आर्य बाहर गए? आउट ऑफ इंडिया थ्योरी या माइग्रेशन इनटू इंडिया थ्योरी? पाश्चात्य अंग्रेज कॉलोनियल जो यहां पे शासक थे, वो आपको बताना चाहते थे कि साहब आप बाहर के हो, क्या अधिकार है तुमको हमें बाहरी कहने का? क्या अधिकार है तुमको ये कहने का कि तुमने बाहर से आके राज किया? तुम भी तो बाहर से आए। चोर चोर मुसेरे भाई, चोर चोर मुसेरे भाई, तुम भी चोर हम भी चोर, तुम भी डकैत हम भी डकैत। ये बकवास है। लेकिन अफसोस ये है कि ये बकवास सदियों से चला आ रहा है, हम आज तक इसको सही नहीं कर पाए। अब समय आ गया है, इसीलिए मैंने रिटायरमेंट के बाद बच्चों, आखिरी साल मेरी सर्विस का, मैंने पीएचडी करनी शुरू करी और 2 साल बाद मैंने पीएचडी करी, ताकि मैं क्वालिफाई करूं अपने आप को इतिहास लिखने, पढ़ने, समझने का। ये जो कार्बन डेटिंग की गई है, ये सभ्यती जो हमारी सरस्वती सिविलाइजेशन थी, बीरहाना, राखी गिड़ी और कई और शहर जो है, जो इस नदी के साथ बसे थे,
क्या आप जानते हैं बेटा, क्या रेडियो कार्बन डेटिंग से क्या एज आई है आपकी सभ्यता की? 9,500 साल रेडियो कार्बन डेटिंग, साइंटिफिक एविडेंस, प्रूफ पॉजिटिव, यह समझना बहुत जरूरी है। कोई अंदाज नहीं, कोई ज्योतिष नहीं, ठोस साइंस। ककोदगर साहब यहां बैठे हैं, डीआरडीओ के लोग यहां बैठे हैं। एम्पेरिकल साइंस कहती है कि आपकी जो सभ्यता की असली उम्र है वो 9,500 साल की है। अब जरा इसको बड़े ध्यान से देखिए। जो पिछली नदी है वो सरस्वती है, आगे की नदी जो है वो है सिंधु, इंदस। अंग्रेज कहते हैं साहब कोई सरस्वती सभ्यता नहीं थी, केवल सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ये जो जामुनी रंग की डॉट्स हैं, हर एक डॉट एक गांव, शहर या सेटलमेंट को दर्शाता है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि डेंसिटी क्या है सेटलमेंट की। दिल्ली, कुरुक्षेत्र के आसपास, वो उत्तर में आप देखें कितनी सारी वहां पे है, वो एक केंद्र था इस सभ्यता का। और फिर जो जोधपुर के पार जो इलाका पाकिस्तान में चला गया है, फोर्ट अब्बास का, वहां पे आप देखें कितना घनत्व है। और सिंधु नदी के साथ देखें, इक्के दुक्के दिख रहे हैं। सिंधु नदी आउटलायर था। मेन सभ्यता 80% गांव, शहर, आबादी आपकी सिंधु नदी के साथ नहीं, आपकी सरस्वती नदी के साथ थी, सरस्वती माता के साथ थी। ये सैटेलाइट पिक्चर से बनाया हुआ नक्शा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपकी सभ्यता, मूल सभ्यता थी कौन सी सभ्यता, सरस्वती या सिंधु। सिंधु का दुष्प्रचार किया गया है, गलत प्रचार किया गया है। असली में ये सभ्यता आपकी सरस्वती सभ्यता थी। आज हमको अपने इतिहास को रिक्लेम करने की जरूरत है, रीइंटरप्रेट करने की जरूरत है। खासकर जो वामपंथी मार्क्सिस्ट विचारधारा के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने अच्छी तरह से हमारी इसको काफी तोड़ा है और काफी गलत मिथक प्रचलित किए हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो नदी सूक्त है ऋग्वेद का, वो 7 बड़ी नदियों का नाम लेता है, जो कि आर्य सभ्यता, हिंदू सभ्यता का आधार थे। उनको कहते हैं सप्त सिंधवा, 7 सिंधु, 7 नदियां, जिसमें कि सिंधु, सरस्वती, रावी, सतलज, ब्यास, ये जो पंचनाद पंजाब के कहे जाते हैं, और 2 और सभ्यता, ये नदी सूक्त में इनका वर्णन है। ठीक है। और ये ज्यादातर आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होती हुई गुजरात को ये नदी जाती थी। नदियों में सबसे उत्तम सलीला, पवित्र सलीला सरस्वती, जिसके पौत्र आप हैं, जिसकी संतान आप यहां हैं जो बैठे हुए, आपके अंदर ये नदी आपके हृदयों में बह रही, आज भी बह रही है। आज से हजारों साल पश्चात भी ये नदी का स्वर आपके हृदयों में, आपकी नसों में बहता जाएगा, क्योंकि आप सरस्वत हैं, आप सरस्वती के पुत्र हैं, आप सरस्वती की बेटियां हैं। वेदों में इस नदी का वर्णन है, गरजती हुई नदी। ये पर्वतों के शिखर ऐसे उखाड़ फेंकती है जैसे एक हाथी ये कमल के फूल उखाड़ के फेंक देता एक सरोवर में से। इतनी शक्तिशाली नदी थी ये अपने समय में, अपने कार्य में। और ये देखिए सैटेलाइट फोटोग्राफ, उपग्रहों ने ये नदी का हमको ठोस प्रमाण दिया।
अंग्रेज कहते थे एक कोई ऐसी नाम की नदी थी ही नहीं, ये मात्र कहानी गढ़ी है, मात्र इन्होंने स्वप्न देखे हैं। अरे साहब, स्वप्न गए भाड़ में। अमेरिकन सैटेलाइट, ठीक है, उन्होंने 1970 की दशक में पहली बार इस नदी के सूखे हुए जो पार्ट था उसकी फोटोग्राफ सैटेलाइट के जरिए भेजी। सूखा हुआ नदी जो कि मानसरोवर झील तिब्बत से रण ऑफ कच्छ में अरब सागर तक जाके मिलती थी। हिमालय से समुद्र तक बहने वाली ये नदी, महान नदी, जैसे मैंने बताया 4600 किलोमीटर लंबी, 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी। पटियाला के पास ये जो यमुना नदी थी, जो आज गंगा में मिलती है, वो सरस्वती में मिला करती थी। जहां कुरुक्षेत्र है उसके आसपास, ठीक है, ये नदी मिला करती थी। सतलज इसमें मिला करती थी। यमुना और सतलज इसमें पहाड़ों की बर्फ का पानी लाया करती थी, इसलिए 12 महीने ये नदी बहती थी। ठीक है, आज से कोई 3000 साल पहले इस नदी में, वहां उत्तर भारत में बड़ा भूकंप आया। उस भूकंप के झटके से मैं दिखाऊंगा किस तरह शिवालिक का पहाड़ ऐसे 2 में टूट गया और पोंटा साहिब से होके यमुना नदी गंगा जी में जाके मिल गई। और उसके 1000 साल बाद जो सतलज नदी थी, वो झटके से, भूकंप के झटकों से मोड़ लिया और सिंधु नदी में जाकर मिल गई। सिंधु नदी में जाकर मिल गई। ये 2 नदियों के, जो कि बर्फानी नदियां थीं, जो ग्लेशियर से आती थी, मिलने के बाद जो 12 महीने इसका बहाव था वो खत्म हो गया और ये मॉनसून की नदी बन गई। आज से कोई 3000 वर्ष पूर्व जब ये मेघालयन क्लाइमेट ईरा शुरू हुई, तब 200 साल का सूखा पड़ा था दुनिया में। 200 इयर्स ड्रॉट, ठीक है। और उस ड्रॉट के दौरान जो नाइल नदी थी इजिप्ट में, वो सूख गई। जो यूफ्रेटस थी बाइबलोन में, वो सूख गई और सरस्वती सूख गई। आज जोधपुर में रेगिस्तान है। यहां पहले कभी घना जंगल होता था, सरस्वती के पाट के दोनों तरफ घना जंगल होता था। आज रेगिस्तान है, मरुस्थल है, क्योंकि सरस्वती सूख गई। और जोधपुर से थोड़ा आगे एक स्थान है विनाशना, जहां ये नदी जमीन के नीचे चली गई। आज भी वहां 60 मीटर 80 मीटर की गहराई पे मीठा जल मिलता है। आप कुएं लगाएं तो इतना अन्न पैदा हो सकता है राजस्थान में कि पूरे भारत को खिला देगा। अभी भी वो सलीला सरस्वती जमीन के नीचे बह रही है। देखिए, जब भी हम प्रयागराज जाते हैं, तो वो जो हमको संगम पे लेके जाता है मल्लाह, वो क्या बोलता है, ये देखिए साहब, ये अलग रंग पानी का, ये गंगा जी का है, ये अलग रंग पानी का, ये यमुना का है, और एक सरस्वती अदृश्य हो गई। अरे वो कहानी नहीं बोल रहा, वो सत्य बोल रहा है, जो आप विनाशना में जाकर देख सकते हैं। महाभारत के शांति पर्व में साफ लिखा है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो बलराम बहुत क्रुद्ध हुए अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से। उसने बोला, आपने इस युद्ध को नहीं रोका, मैं इस युद्ध में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा सरस्वती नदी के साथ साथ। और महाभारत में लिखा है कि जब वो विनाशना आए, तो वहां देखा कि नदी
जमीन के नीचे लुप्त हो गई थी और सूखा पड़ा हुआ था। लोग इस नदी का पाट छोड़ छोड़ के जा रहे थे। मैं आपसे एक बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं, मान लो गंगा नदी आज सूख जाए, मान लो, तो क्या लोग वहीं बसेंगे? क्या बाहर के लोग आके वहां बसेंगे मरने के लिए? वो लोग वहां से जाएंगे। ठीक यही हुआ जब सरस्वती नदी सूख गई। जो हमारी यहां पे ट्राइब्स थी, देव ट्राइब, असुर ट्राइब, दानव ट्राइब, आर्यों की, ठीक है, जो असुर थे वो ईरान की तरफ निकल गए। ईरान में वो स का ह बोलते हैं, हम बोलते हैं सोमा, वो बोलते हैं होमा। हम बोलते हैं सप्त सिंधु, वो क्या बोलते हैं? हप्त हिंदू। स का ह बोलते हैं। हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं था साहब। वो जो ईरान के लोग थे, उन्होंने सिंधु नदी देखी तो बोला हिंदू नदी। हिंदू से हम सब का नाम हिंदू पड़ गया। हमारा धर्म सनातन धर्म है। हमारा धर्म सनातन धर्म है। हमें ये जो हिंदू नाम दिया है, ईरान के लोगों ने दिया, फिर अरबों ने दिया। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंदस नदी देखी, इंदस, इंडिका, इंडिया। जो ग्रीक आए, उन्होंने हमारा नाम इस नदी से कर दिया। लेकिन ये हमारी मूल नदी नहीं है। जैसे आज गंगा, पवित्र पावन गंगा हमारी माता मानी जाती है, वैसे सदियों पहले ये सरस्वती नदी, जहां से आपका उद्गम हुआ, आप सरस्वतों का उद्गम उस सरस्वती से हुआ। आपके अंदर वो नदी आज जीवित है। आपके अंदर वो नदी आज जीवित है। मेरे बच्चों, आप खास लोग, यू आर स्पेशल। आप हटके हो पूरी दुनिया से, क्योंकि सरस्वती के पुत्र हो आप, सरस्वती पुत्र। देखिए, सारी 1900 ईसा पूर्व तक ये नदी सूख चुकी थी। जो असुर थे वो ईरान चले गए। ईरान के लोगों को आज तक अहुर कहा जाता है। आपने अहुरा माजदा सुना है? पारसी रिलीजन के जो देवता है, अहुर माजदा कहते हैं उसको, अहुर। और जो दानव थे वो निकल के यहां से गए सेंट्रल एशिया, वहां से होते हुए गए रूस और यूरोप। उनकी मां थी शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, दानुओं की मां थी दानु। और जो भी नदी उन्होंने पार करी, उन्होंने उसको दानु का नाम दिया। आज भी ईस्टर्न यूरोप में नदियों के नाम क्या हैं? डॉन, दान्यूब, दनिस्तर, डेनिपर। और अगर आप आयरलैंड में जाएं तो आज भी जो पेगन हैं वो दानु मदर गॉडेस को पूजते हैं। अब समझे कहानी असली क्या है? बाहर से नहीं आए आर्य, यहां से बाहर गए। आउट ऑफ इंडिया थ्योरी इज द राइट थ्योरी, ठीक है। और उसके बारे में बहुत सारे अब रिसर्च हो रही है, बहुत सारे सत्य उजागर किए जा रहे हैं कि काफी बेवकूफ बना के चले गए अंग्रेज। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैक्स मुलर, जो कि बड़ा भारी जो है स्कॉलर माना जाता है, हमारे इतिहास का रचयिता माना जाता है, उसने क्या किया साहब? एक बैग, जैसे कि हम कैलकुलेशन करते हैं, सब्जी का बिल बनाते हैं एक फालतू कागज के पीछे, उसने बोला साहब बौद्ध धर्म 600 ईस्वी पूर्व ईसा के, 200 साल दो वेदों के लिए, 200 साल दो अरण्यक के लिए, 200 साल दो ब्राह्मणों के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब 600 600 1200 वेद 1200 ईस्वी पूर्व ईसा के लिखे गए थे। ऐसा कमाल है साहब, ये कोई फतवा है क्या? ये कोई फतवा है?
1200 साल। क्या? मैंने ऐसा ही साहब वो बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन कर दी। एनी प्रूफ? कोई प्रूफ, कोई सबूत दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। और क्योंकि आपने ये सेटिंग करी, ये डेट दी, वेदों की गलत डेट दी। वेद 9.5 से 10,000 साल पुराने हैं कम से कम। ठीक है, और उसको आप बोल दो 1200 ईस्वी पूर्व। क्वाइट ऑब्वियसली जो सिंधु सभ्यता है वो उसकी पुरानी हो गई। और फिर कहानी गढ़ी कि वहां तो द्रविड़ लोग थे साहब, उनको आर्यों ने आके मारा, काटा, भगाया। पुरंदर बोला जाता है इंद्र को, डिस्ट्रॉयर ऑफ 100 फोर्ट सिटीज, कि इंद्र ने आके तबाह किया वो सारा। ये सब बकवास है, ये सब झूठ फरेब है। आप असली निवासी हैं उस सरस्वती के जो आपकी सभ्यता की आधारशिला है। आप हैं तो सनातन धर्म हुआ, आप हैं तो सनातन धर्म हुआ। ये धर्म आपकी धरोहर है, आपने दिया है, आपके पूर्वजों ने दिया है, भगवान परशुराम ने दिया है, हमारे ऋषियों ने दिया है। और आप ऋषि पुत्र हो, ऋषि पुत्र हो तुम लोग। अपनी पहचान समझो, आप कौन हैं ये समझो बच्चों। यू आर स्पेशल, यू आर वन ऑफ अ काइंड। नेक्स्ट प्लीज। तो ये है वो सरस्वती, इसे याद करो। ये जो आसमानी रंग में जो नदी जो हिमालय से समुद्र की ओर जाती थी, 4600 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा पाट। पटियाला के पास जहां यमुना और सतलज इसमें मिला करती थी, इसका पाट 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा था। इतनी महान गड़गड़ाती नदी थी। और ये पूरा राजस्थान घना जंगल था, घना जंगल था। तभी हमारे ऋषि मुनि उस समय के भी शहरों को छोड़कर वनों में जाते थे। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये सैटेलाइट फोटोग्राफ है, वो सतलज आके मिल रही है। ये आपकी घग्गर हाकरा अलाइनमेंट, ये है सरस्वती का सूखा हुआ पार्ट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो मैंने बताया कि सरस्वती भूकंप के झटकों से नदियों का मार्ग बदली हो गया। यमुना जी गंगा में मिल गई, सतलज सिंधु में मिल गई, और ये मॉनसूनल नदी हो गई। आदि बदरी जिसे कहा जाता है, वहां से मॉनसून के पानी से चल रही थी। और जब बड़ा सूखा पड़ा वो भी खत्म हो गया। इस नदी विलुप्त हो गई, विनाशना के आगे पृथ्वी के नीचे। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये है जो काला काला दिख रहा है ऊपर, वो शिवालिक के पहाड़ हैं। जब भूकंप का झटका आया तो शिवालिक के पहाड़ों को ऐसे जैसे शेयर फॉल्ट कर दिया, और वो यमुना पांवटा साहिब के पास से अब जाके गंगा जी में मिलती। नहीं तो पहले ये इस तरह आया करती थी सरस्वती के साथ। नेक्स्ट प्लीज। ये भी वही दिखा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। और ये जो विलुप्त हुई है जोधपुर के आगे जमीन के नीचे, ये वो सरस्वती है। नेक्स्ट प्लीज। 60%, सारे 60 से 80% जो भी गांव, जो भी शहर, जो भी सेटलमेंट्स सिंधु सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की माने जाते हैं, वो सिंधु के साथ नहीं, सरस्वती नदी के साथ थे। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए सरस्वती नदी आज भी अगर आप सैटेलाइट से देखें तो आपको इस तरह की फोटो साफ दिखेगी, लाइट्स जो हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं सरस्वती सभ्यता में बहुत सारे आर्कियोलॉजी का काम हुआ है, खासकर आजादी के बाद। नेक्स्ट देखिए, ये जरा देखिए, वहां औरतों की स्टैचूएट्स मिली हैं।
अगर आप ध्यान से देखें उस औरत के मांग में क्या है? सिंदूर है, उसके माथे पे बिंदी है। देखिए हमारी माओ बहनों को, आज भी जिनकी शादी हो गई है तकरीबन सब सिंदूर और ये लाते हैं। ये मूर्तियां तकरीबन 9000 साल पुरानी, टेराकोटा, ठीक है। और आज तक ये प्रथा अभी भी प्रचलित है। इसको बोलते हैं एक नदी तो भौतिक नदी बहती है और एक धारा, संस्कृति की धारा हमारे अंदर बहती है, आपकी नसों में बहती है, ठीक है। ये है वो धारा। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए वहां पे एक तांबे की मूर्ति मिली है जिसकी पूरी बाजू पे चूड़ियां हैं। और हमारे गुजरात के लोग, आज भी हमारी बहनें वहां की, वो पूरी बाजू पे चूड़ियां डालती, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए सबसे बड़ा प्रमाण कि वैदिक सभ्यता मूल क्या था उसका। ये छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं, इतनी इतनी, योग की मुद्राओं में। आप देख रहे हैं ये योग की मुद्राओं में, ठीक है। वज्रासन, ये सारे आसन आपको छोटी छोटी मूर्तियां सिंधु घाटी की सभ्यता की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए ये योग की मुद्राओं में मूर्तियां। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, दो बड़ी पहचान क्या है हमारी? ध्यान और योग। ये है हमारी पहचान। ये है ब्राह्मणों की पहचान, जो योग करता है, जो ध्यान करता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में थी, ये आज भी आप करते हैं। बाबा रामदेव कर रहा है, ये कर रहा है, आज भी प्रचलित है। 9500 साल के बाद भी ये परंपरा लुप्त नहीं हुई। नदी लुप्त हो गई, लेकिन ये जो धारा जो यहां बह रही थी वो आज भी बह रही है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए ये अंग्रेज बोलते साहब ये सो रहा है, ये सो नहीं रहा, ये ध्यान मुद्रा में, ये सो नहीं रहा साहब। ये आधी मुदी आंखें, क्या लिखा है गीता में, श्लोक क्या है कि नाक के ऊपर इस तरह देखना, वो ध्यान, ये ध्यान मुद्रा में। और अगर फिर भी शक है तो अगला देखें। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ की सील सिंधु सभ्यता से मिली, सरस्वती सभ्यता से मिली। ये भगवान शिव ध्यान मुद्रा में है। अब कोई शक है ध्यान मुद्रा का? वो तो सो रहे बोल दिया साहब, है तो ये सो रहे हैं क्या? ये सदाशिव। नेक्स्ट प्लीज। कोई शक है? ये शव का कंकाल मिला है जिसे ध्यान मुद्रा में गाड़ा गया। आप देख रहे हैं हड्डियां ध्यान मुद्रा में अभी भी बंधी हुई है। मतलब बड़े महात्मा को इस मुद्रा में, पद्मासन की मुद्रा में गाड़ा जाता, दफनाया जाता, ठीक है। ये वहां पे मिले आपकी सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट प्लीज। शिवलिंग मिले हैं, और ये पत्ते पहचानते हो जो उस तरफ हैं? पीपल का पत्ता। आज भी आप पीपल की पूजा करती हैं, हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, आज भी पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। ये निरंतर धारा बही आ रही। नेक्स्ट प्लीज। ये खिलौना है जो वहां से मिला है, बैलगाड़ी का। अरे गांव में जाएं, आज भी यही मॉडल है जो चला आ रहा है, यही मॉडल है, तब से लेके आज तक चला आ रहा है। घर का डिजाइन भी वही है कि कोर्टयार्ड बीच में होता था, तुलसी उगाई जाती थी, तुलसी उगाई जाती थी साहब। अगला नेक्स्ट। ये जो देखिए सील के ऊपर किश्ती का चित्र बना हुआ है, और गुजरात में जो लोकल किश्तियां हैं वो आज भी ऐसी, बिल्कुल वही की वही। अरे दो सूत का फर्क नहीं है साहब,
नेक्स्ट प्लीज। ये क्या है बताइए? एनीबॉडी? आजकल नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन मेरे जैसे सफेद बालों वाले जो है वो जब स्कूल जाते थे तो इस फट्टी पे लिखना सिखाते थे, याद है? इस फट्टी पे लिखना सिखाते थे। हजारों साल पहले भी यही फट्टियां सिंधु सरस्वती सभ्यता के बच्चों को पढ़ाने के काम आती थी। नेक्स्ट प्लीज। ये बर्तन, मैं कहता हूं आज के बर्तन इतने सुंदर नहीं जितने कि उस जमाने के। इतने सुंदर बर्तन और डिजाइन वही चले आ रहे हैं, चाहे स्टील में लो, चाहे एल्युमिनियम में लो, चाहे किसी में लो, डिजाइन वही चले आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये सबसे दिलचस्प मूर्ति है। ये एक देवी की मूर्ति है जिसके सिर के ऊपर ये जो मशरूम होती है ना, साइकोट्रोपिक मशरूम, जिसको सोम एक बारी कहा जाता था, वो मशरूम देखिए लाल वाली, ये सिर पे चारों तरफ है। ये भारत में ये इस तरह सिंधु सभ्यता में मिली, यानी सोम की वर्णन जो होता है उसके डिजाइन की ये मूर्तियां हमको वहां मिली। नेक्स्ट प्लीज। ये है वो सोम, लाल खुम, साइकोट्रोपिक। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए डिजाइन जो है आपकी शहरों का, जैसे कि चेस बोर्ड होता था, ठीक है, और वो काफी दिनों तक प्रचलित रहा। आज भी राजस्थान में जो शहर हैं वहां गेट हैं, पोल, पोल कहते हैं ना, गेट, एंट्रेंस गेट, दीवार होती थी चारों तरफ, डिजाइन बिल्कुल वही का वही। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे देखिए, एक बरसात होती है, दिल्ली डूब जाता है, मुंबई डूब जाता है। उस टाइम पे जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम था वो उस टाइम का बना हुआ, आज भी काम कर रहा है, आज से अच्छा काम कर रहा है, आज से अच्छा काम कर रहा है। एक बारिश होती है मुंबई की, ऐसी तैसी हो जाती है, दिल्ली की ऐसी तैसी हो जाती है। उस टाइम देखिए हमारे इंजीनियर, ये वहां की ड्रेनेज सिस्टम है। नेक्स्ट प्लीज। ये टॉय चैरियट। नेक्स्ट प्लीज। हमें बोला कि नहीं साहब ये आर्य सभ्यता नहीं है। बोले क्यों? घोड़ा नहीं मिला साहब, घोड़े का अवशेष नहीं मिला, रथ नहीं मिले। मिल गया, ये देखिए, ये देखिए, ये रथ, ये जो यहां दिखाया है, ये बागपत के पास मिला, तकरीबन 5-7 साल पहले। रथ मिल गया, महाभारत की जैसी तलवारें मिल गई, बर्छे मिल गए, एरोज मिल गई। नेक्स्ट प्लीज। और जैसे कि मैंने बताया, भिराना, यहां पे जब रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो ऊपर के थे वो 8000 वर्ष के मिले, और जब और गहरे जाके खोदे तो 9500 वर्ष पुराना रेडियो कार्बन डेटिंग से एस्टैब्लिश हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। यहां पे मैंने सिर्फ आपको एक ट्रेलर दिखाया, मैंने किताब लिखी है, दूसरी और तीसरी किताब भी लिख डाली है, आप जरूर पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। वो मूर्ति जो आप देख रहे हैं वो सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता से मिली। ये कौन सी मुद्रा में है? इसे कहते हैं अंजलि मुद्रा या नमस्कार मुद्रा। और जो राइट साइड पे जो बिटिया है भरतनाट्यम में, वही मुद्रा हजारों साल के बाद भी कर रही है। मैं अंत करूंगा सिर्फ इकबाल के एक शेर से। कुछ है हम में, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन, सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। जय भारत, जय हिंद। 2-3 युवा आपसे मिलना चाह रहे हैं। बबलू सारस्वत, राकेश सारस्वत, मनीष सारस्वत, मोहित ओझा, ललित सारस्वत, नरेंद्र सारस्वत दिल्ली से बहुत प्रभावित हो चुके हैं, आपको सम्मान देना चाहते हैं। और
अलीगढ़ से सारस्वत समाज के पदाधिकारी जेडी बख्शी साहब को एक मोमेंटो देना चाहता। प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाएं, थोड़ा जल्दी आती है। जोश और जज्बा अगर भरा हो दिल में तो आदमी कुछ भी कर गुजरने को बेताब रहता, और ये साबित कर दिया मेजर जेडी बख्शी साहब ने। तो कम से कम ये तो बनता ही है कि चीर के ज़मीन मैं उम्मीद के बीज बोता हूँ, चीर के ज़मीन में उम्मीद के बीज बोता हूँ, और मैं भारत माँ का बेटा हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। मैं अब निवेदन कर रहा हूँ, श्रीमती शेफाली वैद्य हमारे बीच में है। शेफाली जी पधारे मंच पर। शेफाली जी के बारे में बहुत सी बातें हैं, लेकिन कुछ बातें मैं आपको बता दूं। शेफाली वैद्य हमारे बीच में। शेफाली वैद्य जो अपने विद्वतापूर्ण लेखन और प्रभावशाली भाषण के माध्यम से छद्म उदारवादियों का पर्दाफाश करती है। पुणे की शेफाली वैद्य ने जनसंचार, पत्रकारिता और सामाजिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त की है। अपने लेखन और भाषण के माध्यम से वो भारतीय कला, मंदिरों और उनके संस्कृति परंपराओं, भारतीय वस्त्र संस्कृति, साथ ही शहरी नक्सलवाद और हिंदुत्व के बारे में सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए काम कर रही है। आज हम उनका परिचय उन्हीं के शब्दों में देंगे। शेफाली जी आए मंच पर। शेफाली वैद्य मूल रूप से गोवा की निवासी है और उनकी 3 पीढ़ियों ने गोवा इंक्विजिशन का प्रभाव झेला है। इसी ने उनके कट्टर हिंदुत्व और बौद्धिक सोच को भी और भी मजबूत बनाया है। गोवा इंक्विजिशन मानव इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार था। जहां दुनिया स्पेनिश इंक्विजिशन के बारे में जानती है, वहीं गोवा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनके स्वागत के लिए पहले पुष्पा जी पधारे मंच पर। रीना ओझा, मनीषा सारस्वत माला पहनाएं आप। श्रीकांता जी सारस्वत, गायत्री जी, बबीता जी, मंजू जी आप आएँ और माला पहनाएं शेफाली वैद्य को। और शॉल के लिए अंजू जी मुदगल, स्वाति शर्मा, कविता सारस्वत, वाइफ ऑफ रमा, बड़ी दूर से आई है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप तुरंत आ जाएं। पुष्पा जी जोशी औरंगाबाद, रीना ओझा, मनीषा सारस्वत, श्रीकांता जी सारस्वत, गायत्री जी सारस्वत, बबीता जी, मंजू जी। आप शेफाली मैम को माला पहनाकर उनकी गुलपोशी करके उनका एहतराम करें। शॉल के लिए अंजू जी मुदगल, स्वाति शर्मा, कविता सारस्वत, भक्ति ओझा, मोनिका जी शर्मा एंड मधु शर्मा। शेफाली पिछले 20 सालों से मीडिया, फिल्म, टीवी प्रोडक्शन से जुड़ी है। लगातार कॉलम लिखती है। लिटरेचर की बड़ी कॉन्फ्रेंसेज में अपनी पार्टिसिपेशन करती हैं। मुंबई की बेस्ट सेलिंग मराठी ऑथर भी हैं शेफाली वैद्य। नारी सशक्तिकरण का इससे बेहतरीन उदाहरण क्या होगा। जी, इतनी कम तालियां मुझे तो अच्छी नहीं लग रही जी। अगर पांडाल के पीछे तक से तालियां यहां तक आ जाए तो लगेगा कि हाँ, हमारा परिवार इनको सराहना चाहता है। इसके बाद राजस्थान के वो कलाकार जिन्होंने कम से कम 50 देशों में अपनी प्रस्तुतियां दी है, पूरे विश्व को अचंभित किया है, वो तैयार हैं। यहाँ ऑडिटोरियम में पूरी तैयारी के साथ रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है और ऐसे अद्भुत गायन, ऐसे अद्भुत नृत्य जिसे देखकर आप अचंभित होने वाले हैं, सरप्राइज्ड होने वाले हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या। पूरी तैयारी है। यहाँ के बाद हम जैसे ही फ्री होते हैं ऑडिटोरियम में चलने वाले हैं, वहाँ राजस्थान की बेहतरीन टीमें, कल्चरल टीम्स जो है आपका वेट कर रही हैं। व्यवस्था बड़ी माकूल की गई है। जैसे ही आप भोजन लेंगे, आप डिनर करेंगे, उसके ठीक सामने गली में राम राम साहब, जनरल साहब
के बाद बोलने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनका वक्तव्य इतना प्रभावी है कि उसके बाद मैं बोलूं तो क्या बोलूं, ये मेरे मन में विचार आ रहा है। लेकिन प्रयास करूंगी, मेरे पास बस 20 मिनट है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगी आपको। राम राम सा। आज ही पावन मारवाड़री धरती पर सारस्वती विराट सभा में माणे बुलायो, ई मारो घणो मान और अपार सौभाग्य है। आपा सगळा माँ सरस्वती री संतान हा, ज्ञान वाणी और विवेक री संतान। ई धरती ई सभा और आपा सगळा माने घणो अपना लागा हा। आपा सगळा अलग अलग ठिकाना सु आवा हा, पर आपारी जड़ एक ही है, सरस्वती नदी और सरस्वती देवी। मारवाड़ वीरारी धरती है, प्रकृति ने घणो प्रेम करनारे लोगारी धरती है। ये मारवाड़ी धरती है जिका एक जमाने सरस्वती नदी री धारा बहे थी और आज आपा सगळा इता इतली घनी संख्या में माँ सरस्वती री स्मृति और वंदना खातर इकट्ठा हुआ। उतना भी बुरा नहीं था ना मारवाड़ी। मेरा विषय है स्त्री सशक्तिकरण, लेकिन जब भी मैं ऐसे मंच पे आती हूँ, हेलो, जब भी मैं ऐसे मंच पे आती हूँ और स्त्री सशक्तिकरण विषय पे मुझे बोलने के लिए बोला जाता है, तो मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न उठता है कि भारत जैसे देश में जो नारी खुद ही शक्ति है, उसके बारे में, सशक्तिकरण के बारे में मैं क्या ही बोलूं। क्योंकि हम अपने आप को शक्ति मानते हैं, तो शक्ति का कोई सशक्तिकरण कैसे कर सकता है। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाती हूँ लेक्चर्स देने के लिए, जो महाविद्यालयीन युवतियाँ हैं उनके साथ बात करती हूँ खासकर। तो जब मैं उनके साथ बात करती हूँ तो मैं उनको हमेशा दो चित्र दिखाती हूँ। एक चित्र होता है, एक कोई लेडी जो पारंपरिक परिधान में है, जो साड़ी पहनी है, जिनके बालों में फूल हैं, उनका एक फोटो होता है। और दूसरा फोटो होता है एक लड़की जो सूट पहनकर कंप्यूटर के सामने बैठी है। और मैं हमेशा पूछती हूँ लोगों से, मतलब जो मेरी ऑडियंस है उनसे, कि आप बताइए इन दो फोटो में से आपको आधुनिक कौन लगता है और पारंपरिक कौन लगता है। हु इज़ मोर मॉडर्न एंड हु इज़ मोर ट्रेडिशनल। और जिसका उत्तर मुझे हमेशा ये आता है, हमेशा से ही, खासकर महाविद्यालयीन युवतियाँ जब उत्तर देती हैं, कि जो लड़की जो फोटो में वेस्टर्न कपड़े पहनती है, जो अंग्रेज़ी बोलती है, वो आधुनिक है, और जो साड़ी पहने हुए है, जिसके बाल में फूल है, जिसके माथे पे बिंदी है, वो पारंपरिक है, पुराने ख्यालों की है। वो सुनने के बाद फिर मैं उनको उन दोनों लेडीज़ की असलियत बताती हूँ। जो लड़की, जो लेडी, जो स्त्री साड़ी में है, पारंपरिक कपड़ों में है, वो इसरो की एक साइंटिस्ट है जिन्होंने चांद्रयान पे काम किया। और वो जो लड़की सूट पहन के कंप्यूटर पे काम करते हुए दिखाई देती है, वो केवल एक मॉडल है। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे, और जो हमको सुनना चाहिए, कि आधुनिकता कपड़ों में नहीं होती, आधुनिकता यहाँ होती है। आधुनिकता एक सोच है। आप साड़ी पहन के भी, पारंपरिक कपड़ों में भी, आपके अगर विचार आधुनिक हैं तो आप आधुनिक हैं। और आप जीन्स पैंट पहन के भी आपके विचार अगर पुराने ख्यालात के हैं तो आप पारंपरिक हैं। आप पारंपरिक की बात नहीं कर रही हूँ, आप पुराने ख्यालों के हैं। ये हमें समझना चाहिए। लेकिन मैं अपने आप जब कहीं जाती हूँ तो कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस करती हूँ, क्योंकि जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ, बहुत पारंपरिक हूँ। और मैं जीन्स पहनती हूँ तो वही लोग समझते हैं कि मैं मॉडर्न हूँ। मैं वही हूँ, मेरी सोच वही है, मेरे विचार वही है, मेरे विचार व्यक्त करने का तरीका भी वही है। लेकिन लोगों का ओपिनियन ऐसा होता है, इस देश में बड़ी चालाकी से कर दिया गया है कॉलोनियल रूल में, कि हमारा जो दिमाग है उनको इतना कॉलोनाइज कर दिया गया है कि हम ही सोचने लगते हैं जो अंग्रेज़ी बात करता है वो मॉडर्न है, जो भारतीय भाषाओं में बात करते हैं वो मॉडर्न नहीं है, जो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं वही आधुनिक विचारों के लोग हैं, और जो पारंपरिक कपड़े पहनते हैं वो बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं। ये जो हमने बाइनरी करके रखी है वही हम यूज़ करते हैं
किसी को जज करने के लिए, और खासकर ये स्त्रियों के लिए ये बहुत अपनाया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जो पूरा का पूरा मीडिया जो है, जो सारा एडवर्टाइजिंग जो हमें दिखाया जाता है, जो सारे टीवी पे जो सारे इमेजेस हमें दिखाए जाते हैं, वो इसी स्टीरियोटाइप को प्रोपोगेट करते हैं कि आप क्या हैं ये आपके बाहरी वेश से तय होता है, आप अंदर कौन हो उससे नहीं। लेकिन क्या यही हमारी इतिहास की परंपरा है? नहीं है। आपने गार्गी वाचकनवी का नाम तो सुना ही होगा। कभी हजारों साल पहले विदेह जनक के राज्य में, जहाँ बड़े बड़े तत्वज्ञ आया करते थे, वहाँ पे बड़े बड़े विषयों पे वाद संवाद होता था, ऐसी सभा में गार्गी वाचकनवी आती है और वो याज्ञवल्क्य जी को प्रश्न पूछती है। वो भी ऐसे प्रश्न कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारे अस्तित्व का अर्थ क्या है, ऐसे प्रश्न। अगर आज भी इस मंच से आगे कोई लड़की आके मंच पे बैठे हुए लोगों को प्रश्न पूछे तो कुछ तो लोग सोचेंगे कि अपने आप को बहुत अग्रेसिव समझती है, बहुत ऐसे कैसे पूछ सकती है, उसको औचित्य नहीं है। लेकिन हजारों साल पहले हमारे देश में ऐसे प्रश्न पूछना जो गार्गी वाचकनवी ने पूछा था वो एक्सेप्टेड ही नहीं था। उसके जिक्र हमारे शास्त्रों में किया और इसीलिए हम वो परंपरा को आज तक हम उसको जानते हैं। गार्गी के बाद हम मैत्रेयी की बात करते हैं। मैत्रेयी तो याज्ञवल्क्य जी की पत्नी थी और जब उन्होंने बोला, उनकी दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी, जब उन्होंने बोला कि मैं अब चौथे आश्रम में जाने वाला हूँ, मैं अब संन्यास लेने वाला हूँ, तो मेरे जो भी पैसे हैं, मेरा जो भी धन है, वो मैं तुम दोनों में बराबर बांटना चाहता हूँ। तो मैत्रेयी ने उनसे पूछा कि क्या आपका धन मिलने से मैं अमर हो जाऊँगी? मुझे आपका धन नहीं चाहिए, मुझे जीवन का अर्थ पूछना है आपसे। मुझे ये पूछना है कि आत्मा क्या है, मुझे ये पूछना है कि मरने के बाद क्या होता है, मुझे ये पूछना है कि कैसे हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये संवाद भी पूरा हमारे उपनिषदों में दिया हुआ है और जो हम आज तक पढ़ सकते हैं। हमें बताया जाता है हमारे हिस्ट्री बुक्स ने कि भारत में स्त्रियों को कोई अधिकार ही नहीं थे, उनको हमेशा से ही उनका दमन किया गया। लेकिन क्या ये सच है? आप तो राजस्थान के हैं, आप तो इस वीरों की धरती के हैं। जब मैं यहाँ का रिसर्च कर रही थी तो मुझे ऐसी कितनी ही रानियों के नाम मिले, मुझे ऐसे कितनी ही रानियों की कहानियाँ मिली जिन्होंने केवल घर ही नहीं संभाला, उन्होंने राज्य भी संभाला, उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए जो बहुत दूरगामी हैं। ये वही धरती है जहाँ राजपूत रानियाँ साका जोहर करती थी। मैं जब 12 साल की कालीबाई भिल की कहानी सुनती हूँ, जो बस 12 साल की एक स्कूल की लड़की थी डूंगरपुर की, और जब उसने देखा कि उसके हेडमास्टर को ब्रिटिशों ने उनको बांध दिया है, उनको वो जेल करने वाले हैं, तो उसने अब उसके साथ जो वो चाकू था उसने उनके जो डोरियां थी उनको बांधने वाली उनको काट दिया और इसके लिए ब्रिटिशों ने उसके ऊपर गोलियां चलाई और उसी में उसका अंत हो गया। केवल 12 साल की लड़की, इसी धरती की लड़की, एक भिल समाज की लड़की। इसलिए जब दुनिया हमें बोलती है कि हमें स्त्री शक्तिकरण सशक्तिकरण के लिए कहीं बाहर से आयात किया हुआ मॉडल चाहिए या हमें वेस्टर्न फेमिनिज्म की बात करती है, तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि हम इस भूमि से हैं जहां हम मानते हैं कि शक्ति के बिना शिव भी कुछ नहीं है। तो हमें अगर स्त्री शक्तिकरण की बात करनी है तो हमें अपने मॉडल्स ढूंढने होंगे, हमें अपनी मिट्टी से एग्जाम्पल्स ढूंढने होंगे, हमें अपनी बातें करनी होंगी कि हमें एब्सोल्यूट इक्वालिटी चाहिए स्त्री शक्तिकरण के नाम पे, या हमें अधिकार चाहिए अपने निर्णय खुद लेने का। एक स्त्री अपना घर भी संभाल सकती है, अपना करियर भी संभाल सकती है, और मुझे पता है कि यहाँ इतनी महिलाएं हैं, ये दोनों काम बहुत समर्थ रूप से कर रहे हैं और अपनी अगली जनरेशन को सिखाने का काम है वो केवल और केवल स्त्री कर सकती है। शिवाजी महाराज नहीं होते अगर उनके पास जीजा माता नहीं होती। तो ये अगर सारा करना है तो वेस्टर्न फेमिनिज्म हमको बोलता है कि फ्रीडम मतलब
पुरुष हमारे शत्रु हैं, यही भूमिका लेके हमें चलना चाहिए। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारा स्त्री सशक्तिकरण का फॉर्मूला नहीं है। हम मानते हैं कि पुरुष और स्त्री ये दोनों संसार रूपी रथ के दो चक्र हैं और उनको साथ में चलना चाहिए, तभी दोनों खुश हो सकते हैं। ये केवल कोई एक ऊपर वाली पोजीशन या कोई निचली वाली पोजीशन की बात नहीं है। दोनों अगर जब साथ चलेंगे तभी समाज सशक्त होगा। और हम ये भी मानते हैं कि व्यक्ति से कुटुंब बड़ा होता है, कुटुंब से समाज बड़ा होता है, समाज से कम्युनिटी बड़ी होती है, उससे देश बड़ा होता है और देश से धर्म बड़ा होता है। अब मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पूरे भारत भर से और भारत के बाहर से भी इतने सारे लोग आए हुए हैं। मैं तो गोवा से हूँ, गोवा से एक छोटे गांव से हूँ। जब मैं बड़ी हो रही थी, जब मैं अपनी कम्युनिटी का इतिहास सीख रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि सारस्वत केवल गोवा में है, केवल कर्नाटक में है या फिर केरल तक उसी कोस्ट में है। यहाँ इतनी बड़ी सारस्वत कम्युनिटी है, ये मुझे पता नहीं था। ये समझने में मुझे कई साल लग गए। हमारी कहानी बिखरी हुई ज़रूर है। अभी जनरल बख्शी जी ने बहुत सरल तरीके से हमको समझाया कि हमारा सबका मूल सरस्वती नदी के तीर से है। किसी ने जेनेटिक स्टडी नहीं किया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर जेनेटिक स्टडी हो जाएगा तो जो राजस्थान के सारस्वत हैं, जो यूपी के सारस्वत हैं, जो गोवा के सारस्वत हैं, जो केरला के सारस्वत हैं, उन सबके रगों में एक ही खून होगा, एक ही डीएनए होगा। अनफॉर्चुनेटली ये स्टडी की नहीं हुई है। जैसे मुझसे पहले जितने भी वक्ताओं ने बात की, वैसे ही मैं भी इसी बात से अपने भाषण का अंत करूंगी कि हम सरस्वती के संतान हैं, हम सरस्वती देवी की भी संतान हैं, हम सरस्वती नदी की भी संतान हैं। हमारी वाणी में तेज है, हमारे शरीर में बल है। और जब हम किसी भी सारस्वत को देखते हैं तो हमें पता होता है कि उनमें एक सर्टेन मिनिमम कैपेबिलिटी होती है। उस कैपेबिलिटी का हम यूज़ करें अपने के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। और जब हम अपने आप को उस काबिल बनाएं, हम अपनी भी पूरी जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करें, साथ साथ हमारा जो समाज है उसके लिए भी काम करें, पूरा हिंदू समाज है उसके लिए काम करें, और सबसे बड़ा अपना जो देश है उसके लिए हम काम करें। बस यही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।